मैं शुभदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि पहली वीडियो में हमने पर्यावरण और धारणीय विकास से रिलेटेड फैक्ट का अध्ययन किया, और आज की इस वीडियो में हम प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र, जिससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, उस पर डिस्कस करना चाहेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल्स पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, इस YouTube प्लेटफॉर्म का मात्र एक उद्देश्य है, भावी अध्यापक आप ही हों। दोस्तों, आज के डिस्कशन क्लास में हम कार्बन चक्र व जल चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, पर्यावरण विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना हुआ, जिसका जिक्र हमने पहले वीडियो में किया था। ये घटक जो होते हैं वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप लेती है और तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है। यह चक्रण जो होता है वो प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। चलिए इसी फैक्ट को और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में दो फैक्ट हमको पढ़ने हैं, एक जल चक्र और एक कार्बन चक्र। चूंकि जैविक और अजैविक संगठनों का मेल ही क्या है? पर्यावरण। अब ये जैविक अजैविक संगठनों के मेल में हमें दो फैक्ट मिलते हैं, एक कार्बन चक्र मिलता है और एक जल चक्र मिलता है। तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में, कार्बन चक्र की बात करिएगा तो कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, ठीक है, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, जलमुखी ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधन के दहन से इत्यादि से हमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इस प्रोसेस से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो स्वपोषित पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। दोस्तों, कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व के संतुलन को बनाए रखता है। सीधा सा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि कार्बन चक्र जो होता है वायुमंडल में कार्बन तत्व के संतुलन को बनाए रखता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हम इसी फैक्ट को कुछ चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये फैक्ट समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिक पादप है। जैसा कि हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक जो होता है या कार्बन जल चक्र जो होता है, कार्बनिक चक्र जो होता है वो स्वपोषित पौधों से स्टार्ट होता है। देखिए वायुमंडल में आपका CO2 उपस्थित है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, और कार्बनिक यौगिक पादप जो स्वपोषित पौधे हैं वो वायुमंडल से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। वायुमंडल से CO2 को क्या करता है? एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद वही CO2, ठीक है, कुछ कार्बनिक यौगिक जंतु के रूप में एब्जॉर्बेशन करते हैं, और साथ ही साथ वायुमंडल से ही डायरेक्ट अगर हम बात करें तो कार्बोनेट पानी में जाता है। ठीक है, कार्बन पानी से क्रिया करता है, कार्बोनेट बनता है, जिससे चूना पत्थर किसका निर्माण होता है? चूना पत्थर का निर्माण होता है। अब यही कार्बनिक यौगिक जो पादप होते हैं वो पेट्रोलियम का भी निर्माण करते हैं। पेट्रोलियम के अंतर्गत कोयला भी आ जाएगा। और जो कार्बनिक यौगिक जंतु हैं वो कार्बनिक यौगिक जंतु, ठीक है, अकार्बनिक कार्बोनेट जिसको सल्की भी कहते हैं, आदि का निर्माण करते हैं, और यही श्वसन तथा विघटन होने के पश्चात पुनः वायुमंडल में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये पूरा चक्र वायुमंडल से स्टार्ट होता है, वायुमंडल से पादप कोशिका में जाता है,
पादप कोशिका से वो अन्य प्रकार के रूप में फैक्ट होकर डिवाइड होकर मिलता है, फिर उसका सम्मिलेशन जो होता है वायुमंडल में हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे वायुमंडल से ही कार्बनिक यौगिक पादप लेता है और साथ ही साथ कार्बनिक यौगिक जंतु पादप से लेता है और उसका एक चक्र रिवॉल्यूट होने के बाद वो पुनः आपके वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे फैक्ट समझते हैं। आगे के फैक्ट में याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है पृथ्वी पे बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है और साथ ही साथ यह अपने मूल रूप ग्रेफाइट व हीरा में भी पाया जाता है। ये तो आप जान ही रहे होंगे। यौगिक रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। अगर हम कहें कि कार्बन का यौगिक रूप वायुमंडल में किस रूप में उपस्थित है तो वो CO2 के रूप में उपस्थित है। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। वहीं अगर हम बात करें दूसरी ओर जल चक्र की, तो जल चक्र सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो जल चक्र का प्रोसेस है उसको होने में सौर विकिरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण भी करता है। कहने का ये मतलब है कि जल चक्र का कैसा चक्रण होता है कि वर्षा का जल पृथ्वी पे आता है। सौर विकिरण का मतलब क्या, सूर्य की किरणों के द्वारा उसका विकिरण होता है और पुनः वो बादल के रूप में मेघ बन के पानी के रूप में धरा पे फिर आता है। तो ये जल चक्रण चलता है। चलिए आगे की फैक्ट को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा निर्धारण करती है। वायुमंडल में नमी जो होती है वो वर्षा की मात्रा ही निर्धारित करती है कि वायुमंडल में कितनी मात्रा में नमी है। जैसे हम बात करें सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा जैसे बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जिस दिन बरसात हो जाती है, आई होप आप कल के डेज में देखे होंगे कि आपके एटमॉस्फेयर में नमी आर्द्रता बढ़ चुकी है क्योंकि कल बरसात पूरे दिन हुई है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है और प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से दर्शाया भी जा सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा हमने चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जल चक्र को, जैसा कि ये बादल है, बादल से वर्षा पृथ्वी पे आती है और पृथ्वी ये सौर विकिरण द्वारा उसको पुनः मेघ में कन्वर्ट करता है, फिर वर्षा होती है और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पुनः बादल बनता है और इस प्रकार से ये जल चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे के फैक्ट में जानेंगे जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जल का आना जाना। अगर हम बात करें तो पौधे की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं, बैठाया जाता है। प्रतिरोपित का मतलब क्या, उनको लगाया जाता है, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जमीन से स्वतः निकल जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रूमों द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधे के अधिकांश मूल रूम प्रतिरोपण के कारण ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। दातव्य है कि मूल रूप मृदा में उपस्थित मृदा विलयन जिसको सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं, इन मूल रूमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं और वो जो मूल रूम की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ये चीज आपको याद रखना है, जो उसका सेल्स होता है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके साथ ही इसमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है और पेक्टिन के कारण मूल रूम मृदा से चिपके रहते हैं। ठीक है, मूल रूम कोशिका भित्ति पारागम्य कला जिसको हम लोग ये बोलते हैं की तरह कार्य करता है। अब देखिएगा ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया कि कम परासरण दाब हो, मृदा विलयन जल में हो, कम सांद्रता हो, अवशोषण करता है मूल रूम की रिक्तिका रस, अधिक सांद्रता मूल रूम अधिक परासरण करता है। चलिए ऐसे ही
दो क्वेश्चंस आपसे, दो फैक्ट से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे कि कार्बन चक्र जो होता है वो वायुमंडलीय प्रकरण के द्वारा चलता रहता है और जल चक्र जो होता है वो भी आपका चलता है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस पे भी चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपका दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित पे विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित पे विचार कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि श्वसन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जैव पदार्थ का अपक्षय है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ज्वालामुखी क्रिया है। यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो आप बात करेंगे वो कह रहा है कि केवल फर्स्ट और फोर्थ अर्थात प्रकाश संश्लेषण और ज्वालामुखी क्रिया। ऑप्शन बी कह रहा है कि श्वसन और जैव पदार्थ का अपक्षय। ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा है श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ये तीनों कह रहा है और ऑप्शन नंबर डी में चारों ऑप्शन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना जवाब दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा वो आपका होगा श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय। ठीक है, और ज्वालामुखी क्रिया। ये कार्बन जल चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा व्याख्यात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे वो कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी जैविक पदार्थों का क्षय और ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी क्रिया। देखिएगा, अगर व्यक्ति श्वसन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिलाइजेशन नहीं होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हमने चर्चा किया है कि सौर विकिरण के द्वारा कौन सा चक्र पूर्णतः चलता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन चक्र जो कि रॉन्ग है, दूसरा हाइड्रोजन चक्र जिस पे हमने कोई चर्चा ही नहीं की, तीसरा जल चक्र, चौथा नाइट्रोजन चक्र। तो यहाँ पे जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन कर रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हवा के दबाव पर, फिर कह रहा है वायुमंडल की नमी में, फिर कह रहा है जल चक्र पर, फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तापक्रम पे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर होगा आपकी वर्षा की मात्रा, अभी हमने इस पे डिस्कस भी किया है कि वायुमंडल की नमी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वायुमंडल की नमी पर, क्योंकि वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा ही निर्धारित करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, चाहे वो बूंदाबांदी हो, चाहे हम बर्फबारी की इत्यादि, वायुमंडल में नमी की मात्रा से ही बढ़ोतरी से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।